माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आफरीनाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर के आई हूं मैराथन, जिसमें हम लोग अपने बोर्ड के लिए आधे घंटे में ही, आधे से पौने घंटे में हम लोग क्या कर लेंगे, अपने हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर। ठीक है, सो आज जो है लास्ट वाली क्लास में हमने कंप्लीट किया था आवर एनवायरमेंट, और आज लेकर के आई हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें लोगों की हालत खराब हो जाती है, याद होता ही नहीं है ना। सो वो है हमारे पास, द चैप्टर नेम इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है कि किस तरह से हम हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे होते हैं। जैसे फिलहाल मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप मेरी लेक्चर को सुन भी रहे हो, मुझे देख भी रहे हो और सोच भी रहे हो कि मैम ये क्या पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है और कैसे पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ा रही है, बुरा पढ़ा रही है। ये सारी एनालिसिस जो है आपकी बॉडी में एक साथ हो रही है, ये कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमें सबसे पहले देखना है अपने न्यूरॉन्स के बारे में। सो न्यूरॉन मतलब नर्व सेल, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। और न्यूरॉन को हमने एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चा। पहला जो पार्ट है जो मैसेज को रिसीव करता है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट। उसके बाद वो मैसेज रिसीव करने के बाद जिस पार्ट में जाता है उसको हम कहते हैं साइटोन या फिर सोमा बॉडी, जो कि साइटोप्लाज्म होगा उस सेल का। और उसके बाद साइटोप्लाज्म से एक इंपल्स इनिशिएट होगा जो कि आगे की तरफ जाएगा, और वो पार्ट होता है न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट, दैट इज नोन एज एक्सॉन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, डेंड्राइट, जो कि इंपल्स को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। एंड उसके बाद इंपल्स का इनिशिएशन, जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स जो है ये कहां होगा, आपके साइटोन में होगा। और साइटोन जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वहीं पर जो है वो अब इंपल्स का जनरेशन वहीं पर होगा। और उसके बाद जो है वो इंपल्स आगे कंडक्ट कर दिया जाएगा, कहां जाएगा, एक्सॉन के पास जाएगा। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग फाइबर होता है जो कि कैरी करेगा इंपल्स को, जो आपकी सेल बॉडी से उसको दूर लेकर के जाएगा और दूसरे न्यूरॉन के पास लेकर के जाता है। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्टिमुलस जहां से भी आ रहा है वो पार्ट, उसके बाद डेंड्राइट, फिर साइटोन, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका एक्सॉन। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है बच्चे की एक्सॉन जो हम बात कर रहे हैं ना न्यूरॉन की, तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो आपका न्यूरॉन का जो लास्ट वाला पार्ट है एक्सॉन है ना। सो एक्सॉन जो है उसके पास आपका इंपल्स पहुंचा और वो इंपल्स को अपने एक्सॉन के टर्मिनल पोजीशन तक लेकर के गया है। सो एक्सॉन टर्मिनल तक जब इंपल्स आपका पहुंचा है, अब उस इंपल्स को, उस मैसेज को कहां पहुंचना है, आपके दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचना है, तभी तो ये इस तरह से होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। सो ये जो पहला न्यूरॉन है और जो दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जहां से इंपल्स जो है पहले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट तक मैसेज पहुंच रहा है, यहां पे जो पहले न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट का मेम्ब्रेन है, एंड जो आपका दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला मेम्ब्रेन है, प्लस इन दोनों न्यूरॉन के बीच के जो गैप है, इन सबको मिला करके हम सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, तो सिनैप्स क्या है, एक जंक्शन है बिटवीन द 2 न्यूरॉन। ठीक है, एंड ये जो सिनैप्स होगा ये क्या करेगा, नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेकर के जाएगा। कैसे जाएगा भाई, तो या तो ये केमिकल रिलीज करेगा, है ना। पहला वाला जो न्यूरॉन है वो क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा। वो केमिकल का नाम क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हम कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन। ठीक है, सो ये जो केमिकल है ये रिलीज हुआ कहां से, पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होगा, कहां आ जाएगा, उस गैप में जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे, उस गैप में न्यूरोट्रांसमीटर आया, फिर उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा कौन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट रिसीव किया, और उसके बाद जो है दूसरे वाले न्यूरॉन में क्या हुआ, इंपल्स का अगेन इनिशिएट हो जाएगा और फिर वो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से ये जो है ये काम करेगा। आपका जनरेशन जो है वो कहाँ हो रहा है, तो आपके साइटोन के एक्सॉन हिलॉक वाले पार्ट में हो रहा है, एंड फिर एक्सॉन जो है उस इंपल्स को कंडक्ट करके आगे लेकर के जाता है, और सिनैप्स के थ्रू जो है वो दूसरे न्यूरॉन के पास आपका इंपल्स चला जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं, एक टॉपिक होता है छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है ये? एक क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है जो कि आपकी बॉडी स्टिमुलस के अगेंस्ट शो कर रहा होता है। इसमें जनरली हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और उसके बाद वो मैसेज हम ब्रेन को पहुंचा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी आप स्कूल से घर आते हो और उसके बाद किचन में दौड़ते हो कि क्या बना है, और अगर किचन में जो है वो गैस पे स्टोव पे सामान खाना जो है वो रखा हुआ है और आपने बिना सोचे समझे वो क्या कर दिया, उसको छू दिया, और वो इतना गर्म होता है कि आप तुरंत अपना हाथ उठा लेते हो बिना सोचे समझे, है ना। सो ये जो एक एक्शन है ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सो इसमें जो है वो आपका ब्रेन को इंफॉर्मेशन बाद में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पहले ही रिस्पॉन्ड दे देता है, ठीक है। यहां पे सबसे पहला अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन का स्टेप्स को देखेंगे तो क्या होगा? स्टिमुलस को रिसीव किया जाएगा बाय द रिसेप्टर, ठीक है, जैसे कि हमने छुआ था गर्म पतीले को, है ना। तो ये जो स्किन है हमारा वो होगा सबसे पहला। नेक्स्ट उसके बाद जो है स्किन में जो सेंसरी न्यूरॉन है वो उस मैसेज को कैरी करके आगे भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? तो सेंसरी न्यूरॉन से वो इंपल्स जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? द इंपल्स इज पास थ्रू अ रिले न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वहां से वो पहुंचेगा आपके मोटर न्यूरॉन से मैसेज हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक वापस से आएगा, ठीक है। और इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि आपके मसल्स हो सकते हैं, आपके ग्लैंड हो सकते हैं, और फिर इफेक्टर ऑर्गन तक जैसे ही न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचाया फिर इफेक्टर ऑर्गन जो है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा और हम अपने हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ है दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, और ये रिफ्लेक्स आर्क से क्वेश्चन हर बार आ जाता है। बहुत ध्यान है, रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के पाथ को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन के अंदर जो देखने को मिलता है ना, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को बच्चे हमने वैसे डिवाइड करा होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे एक्सियल पोजीशन पे है ये है ब्रेन, और इधर अंदर में है क्या? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे बाहर की तरफ या इसकी तरफ आने वाले न्यूरॉन, सारे न्यूरॉन्स को हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ होता है, जिसमें से एक टाइप हो जाता है आपका सोमैटिक और दूसरा हो जाता है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब स्ट्रेस के सिचुएशन में जो काम करेगा वो हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब जो ऑटोमेटिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में बांटा है। सोमैटिक मतलब स्ट्रेस नहीं होगा बेटा, सोमैटिक मतलब जो आपके वॉलंटरी मसल्स पे काम कर रहा होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, मेरे फेस का एक्सप्रेशन बदल रहा है, तो ये जो सारा चीज है ये मैं अपने विल पावर के ऊपर डिपेंड है, ये मेरे हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन इसमें भी मैं चाहती हूं कि ये काम हो, बट काम करा कौन रहा है? आपका ब्रेन करा रहा है। तो ये जो ब्रेन आपके हाथ, मेरे हाथों को, मेरे फेस के ये जो चीक है, ये जो जॉज है, इनको मैसेज भेज रहा है और तब इनका एक्सप्रेशन जो है ये बदल रहा है, ये होगा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन अभी मैं जब आपको पढ़ा रही हूं तो इससे पहले मैंने लिया है अपना डिनर, और डिनर करने के बाद मैं बैठ गई हूं आपको पढ़ाने के लिए। तो अब मैं चाहती हूं कि भाई अभी मेरा खाना ना पचे, तो ये मेरे बस में नहीं है बच्चा, क्योंकि इसको कंट्रोल कर रहा है मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर वापस से हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, दैट इज नोन एज सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। S फॉर सिंपैथेटिक, S फॉर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस वाले सिचुएशन में आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली जो इनवॉलंटरी मसल्स है उसके ऊपर कैसे काम करता है वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक मतलब जैसे आप अभी फिलहाल चिल तो नहीं हो, एग्जाम का प्रेशर है, बट फिर भी जब आप रिलैक्स मोड पे होते हो, जब कोई प्रेशर नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, उस टाइम पे भी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा होता है। खाना खाए हैं तो डाइजेशन है, सांस कंटिन्यूअसली ले रहे हैं, हार्ट बीट कर रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है। सो ये जो सारा काम हो रहा है रिलैक्स मोड पे, उसको रेगुलेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक, और जब स्ट्रेस मोड पे होगा उसको रेगुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो वापस से दोहराती हूं, नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड
कर दिया है। आपके लेवल में आप 3 पार्ट ऐसे कह सकते हो, अदरवाइज 2 पार्ट पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले सारे न्यूरॉन या उसकी तरफ आने वाले सारे न्यूरॉन ये हो जाएंगे। पेरिफेरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे हमारा, सबसे पहले हम सीएनएस की बात कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आ जाएगा हमारा ब्रेन। तो हम ब्रेन की बात कर रहे होते हैं। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जिसको कि क्योंकि बहुत डेलिकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको अलग से हमें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, तो हमने ये खोपड़ी लगा लिया है ना। इस खोपड़ी को हम कहते हैं स्कल। सो हमारा ब्रेन जो है वो स्कल के थ्रू प्रोटेक्टेड है। प्लस जो है ये ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड भरे हैं जो कि ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ब्रेन को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ ये ब्रेन के लिए एक कुशन का काम कर रहे होते हैं एंड ब्रेन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दैट फ्लूइड इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है? नेक्स्ट इसके अलावा जो है ब्रेन की अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चा। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है इसको हमने वापस से डिवाइड करा है सेरेब्रम में और ओल्फैक्टरी लोब में, और फिर हम बांटते हैं इसको डायनकेफेलॉन में। फोर ब्रेन को हमने डिवाइड करा सेरेब्रम में। इसके अलावा जो दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओल्फैक्टरी लोब, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? ओल्फैक्टरी लोब हो जाएगा, और इसके अलावा क्या हो जाता है? डायनकेफेलॉन। ठीक है, डायनकेफेलॉन। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसमें थिंकिंग, लर्निंग, मूवमेंट, कंट्रोल, वॉलेंट्री मसल्स के ऊपर कंट्रोल, सेंसरी परसेप्शन, ये सारी चीजें जो है वो सेरेब्रम कर रहा होता है। ओल्फैक्टरी लोब जो है वो स्मेल के लिए रेगुलेट करेगा। डायनकेफेलॉन के अंदर आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस, जो आपके हंगर को, थर्स्ट को, इन सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन के भी पार्ट होते हैं बट वो आपको नहीं जानना है। तो मिड ब्रेन जो है ये क्या करेगा? आपके विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। अब ये क्या है भाई? अभी तो हमने कहा था कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में, देखने और सुनने में ब्रेन इन्वॉल्व होता है बच्चे। जैसे फिलहाल मैं आपको पढ़ा रही हूं, लेकिन अगर अभी जो है वो आपको आपकी मम्मा की आवाज सुनाई दे तो आपका शक्ल जो है वो तुरंत आप दरवाजे की तरफ मुड़ जाओगे। ये है आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमारे ऊपर एक फ्लैश लाइट हमारी आंखों पे पड़ेगा तो सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। ये है विजुअल रिफ्लेक्स, जिसको कंट्रोल करेगा आपका मिड ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हमारा हिंड ब्रेन, जो कि हमारा लास्ट वाला ब्रेन का पार्ट है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक होता है सेरेबेलम, दूसरा होता है पॉन्स और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। सेरेबेलम जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। ये आपकी बॉडी को बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉन्स वेरोली जो है ये आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, और मेडुला ऑब्लिंगाटा पॉन्स वेरोली ब्रीदिंग को कैसे रेगुलेट करता है? 1 मिनट में बच्चा हम कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं। लेकिन किसी बच्चे को रोते हुए देखे हो? खुद याद है कि बचपन में कभी रोते थे और जब रोना चुप हो जाता था उसके बाद जब हम सांस लेते थे तो कैसे लेते थे? इस तरह से कुछ हम जो सांस लेते हैं, ये इसमें क्या हुआ कि हमने सांस अगर 1 मिनट लेना है तो ये 12 बार से 16 बार नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा आपके 20 बार। ठीक है, या उससे भी ज्यादा या उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन 12 से तो बढ़ जाएगा। इसमें क्या हुआ हमने ड्यूरेशन, जो एक बार सांस लेना और छोड़ना जो 5 सेकंड में होता है, हमने उसको घटा दिया। सो पॉन्स वेरोली क्या करता है? आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा, है ना। क्या करेगा? ड्यूरेशन को कम कर देता है। ड्यूरेशन को क्या करेगा? कम कर देगा। एंड ब्रीदिंग रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है ये आपकी बॉडी के बहुत सारे कामों को करता है, जैसे ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, वॉमिटिंग, यॉर्निंग, ये सारी चीजें जो है, पेरिस्टाल्सिस, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका मेडुला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल कर रहा होता है बच्चा। ठीक है, सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है आपकी ब्रेन का। तो सेरेब्रम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और एक को हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। उसी तरह से सेरेबेलम को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है और एक को हम क्या कहेंगे? सेरेबेलर हेमिस्फेयर।
क्लियर हो गया। सो ये हमने देख लिया ह्यूमन ब्रेन। अब हम इसके बाद आ जाते हैं वॉलंटरी वर्सेस इनवॉलंटरी एक्शन। मतलब कि वॉलंटरी एक्शन जो है ये आपके कॉन्शियस, इनवॉलंटरी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। कंट्रोल करेगा कौन? वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है आपका सेरेब्रम, जबकि इनवॉलंटरी एक्शन को अभी हमने पढ़ा मेडुला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल कर रहा होता है। एग्जाम्पल जैसे आप लिख रहे होते हो, है ना, ये वॉलंटरी एक्शन है, आप चाहोगे तो लिखोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं लिखोगे, लेकिन मजबूरी है, लिखना तो पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं। इनवॉलंटरी में जैसे हार्ट बीट, अच्छा हुआ इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, नहीं तो पता चला एग्जाम में मार्क्स खराब आए, उसके बाद हमने दिल को कह दिया कि बच्चा अब हार्ट जो है वो तुम बीट करना छोड़ दो, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वैसा ऐसा होता भी नहीं, ये इनवॉलंटरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्वस सिस्टम वर्सेस हार्मोन। हम बात कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम में आपका न्यूरॉन काम करेगा, हार्मोनल सिस्टम मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, अभी जो हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें जो हम बात करते हैं वो होगा हमारा हार्मोन, ठीक है। सो पहले हम क्या आ जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात कर ले, नहीं पहले हम डिफरेंस ही देख लेते हैं, चलो। सो नर्वस सिस्टम जो है ये इसमें क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट काम करेगा, जबकि हार्मोनल सिस्टम जो है ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा। नर्वस सिस्टम जो है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, हार्मोनल सिस्टम ये लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। नर्वस सिस्टम एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक जगह पे ही काम करता है, हार्मोनल सिस्टम ऐसे फैल जाता है, वाइड स्प्रेड जो है ये काम करेगा, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम में केमिकल्स होते हैं एंड नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो जनरेट होता है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमने देख लिया न्यूरल एंड हार्मोनल सिस्टम के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर, तो भैया हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। प्लांट के अंदर क्या ब्रेन होता है? नहीं। क्या स्पाइनल कॉर्ड होता है? नहीं। फिर प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो प्लांट के अंदर, लेकिन प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम भी नहीं है, बट फिर भी उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। सो प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन करने का काम हार्मोन करता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कहां कहां करेंगे भाई? तो प्लांट मूव करते हैं, है ना। सो प्लांट में जो मूवमेंट होता है बच्चा, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं कि प्लांट के अंदर मूवमेंट दो टाइप का होगा, एक कहेगा ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा कहेगा नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कहने का मतलब कि ये वो मूवमेंट है जो डायरेक्शनल होगा, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब या तो सनलाइट की तरफ होगा या सनलाइट के अपोजिट होगा, या तो ग्रेविटी की तरफ होगा या ग्रेविटी के अपोजिट होगा, है ना, किसी पर्टिकुलर केमिकल के तरफ होगा। सो ये डायरेक्शनल ग्रोथ होगा, ठीक है ना, ये डायरेक्शनल होगा, प्लस ये ग्रोथ के लिए होगा, डेवलपमेंट के लिए होगा। सो ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होता है एंड ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ के लिए होता है। इधर ये टुवर्ड्स द स्टिमुली होगा और अवे फ्रॉम द स्टिमुली होगा, बट स्टिमुलस में स्टिमुलाई जो है वो काम कर रहा होता है। यहाँ पर जो ग्रोथ के लिए जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो कई सारे टाइप के हो जाते हैं। जैसे पहला आ जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब सनलाइट, ट्रॉपिज्म मतलब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सो फोटोट्रॉपिज्म कहने का मतलब क्या हो जाएगा? सनलाइट के डायरेक्शन में या फिर सनलाइट के अपोजिट, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट। अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कहने का मतलब टुवर्ड्स द सनलाइट की तरफ ग्रोथ हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और सनलाइट के अगेंस्ट अगर मूवमेंट हो रहा है तो कहेंगे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, दोनों कह सकते हैं, बट ये फोटोट्रॉपिज्म है। जियोट्रॉपिज्म मतलब यहां पर जो स्टिमुलस जो है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा? ग्रेविटी यहां पर काम कर रहा है। जियो मतलब ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा, या तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी करेगा तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, या अगेंस्ट द ग्रेविटी शो करेगा तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी के लिए, पानी की तरफ, या है ना, पानी की तरफ अगर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डायरेक्शन क्या है? पानी की तरफ हो रहा है, तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो टर्म हम लेते हैं किस चीज के लिए बच्चे? तो टच के लिए लेते हैं। तो अगर जिधर टच की तरफ अगर किसी चीज का ग्रोथ हो रहा है तो कहलाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं फोटोट्रॉपिज्म, मतलब यहां पर किसके तरफ रिस्पॉन्स है? तो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स है। ग्रोथ अगर हो रहा है टुवर्ड्स द लाइट तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें कि आपका क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करेंगे तो फोटोट्रॉपिज्म में बच्चा हो जाएगा आपका सारा का सारा जो प्लांट का जो स्टेम है, शूट ऑफ द प्लांट, शूट ऑफ प्लांट, है ना, अंडरग्राउंड वाले की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना यहां पर, ठीक है। सो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगे, है ना। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या शो करते हैं बेटा? रूट ऑफ द प्लांट,
ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। ठीक है, कोई रूट है क्या जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा? यस, मैंग्रोव्स का जो रूट है ना, जो न्यूमेटोपोर्स होते हैं, जो रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं जियोट्रॉपिज्म, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मतलब जो रूट है आपका, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करने वाला रूट का नाम क्या हो जाएगा? न्यूमेटोफोर्स। अभी तो बड़ा मैंग्रोव्स जो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म तो शो करेगा। आई बात समझ में? हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब अभी हमने बात करा ना हाइड्रोट्रॉपिज्म का। ठीक है, यहां मैं इन जनरल लिख रही हूं, रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे प्लांट का जो रूट है ना, चना ले लो, स्प्राउट ले लो, ठीक है, और चना आप ले लो, है ना, उसको भिगो करके रख दो, और उसके बाद जो है उसका पानी हटा दो, उसको एक मसलिन क्लॉथ में ऐसे कवर कर दो और नीचे पानी रख दो। ठीक है, और फिर ऐसे आपको स्प्राउट को उसके ऊपर रख देना है। आप देखोगे कि उसमें से जो रेडिकल निकलेगा, जब उसकी स्प्राउटिंग होगी बच्चा, तो वो टुवर्ड्स द वाटर होता है। ये है हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल। ठीक है, थिग्मोट्रॉपिज्म जो है, इसमें आप प्लीज टच मी नॉट प्लांट मत लिख करके आ जाना। थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट नहीं होगा। थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आपके टेंड्रिल्स हैं, जो आपका अभी फिलहाल मटर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। सो जो पी प्लांट है, पी प्लांट जो है वो कैसा होता है, वो नीचे मतलब उसका स्टेम इतना स्ट्रांग नहीं रहता, वो नीचे ऐसे बेचारा बिखरा पड़ा है। ठीक है, उसको आप एक रस्सी, एक डंडा ऐसे लगा करके दे दो, वो उस डंडे के सहारे उसके चारों तरफ घूमते वो ग्रो कर जाता है। सो ये थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नेक्स्ट टाइप का मूवमेंट है जो कि हमें प्लांट में देखने को मिलता है, वो होता है नास्टिक मूवमेंट। ना जी, N फॉर नास्टिक और ये N फॉर नॉन डायरेक्शनल, बस ये याद रख लेना है, N फॉर नास्टिक और N फॉर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, एंड नॉन डिपेंडेंट ऑन स्टिमुलस, ये स्टिमुलस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये डायरेक्शनल नहीं है, और ये ग्रोथ के लिए मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, ये ग्रोथ के लिए मूवमेंट नहीं करता। पहला इसका जो टाइप है, इसके दो टाइप हो जाएंगे, एक हो जाएगा फोटोनास्टिक, एक क्या हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा आपका फोटोनास्टिक। अब फोटो का मतलब हमने तो अभी पढ़ा, फोटोनास्टिक मतलब हमने क्या पढ़ा, फोटो मतलब सनलाइट। तो मूवमेंट किधर है, टुवर्ड्स द सनलाइट है, बट ग्रोथ नहीं हो रहा उससे, बस सनलाइट की तरफ, इसको सनलाइट बड़ा पसंद है, जब वो निकला तो उधर घूम गए। सो ये फोटोनास्टिक है, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर। ठीक है, दूसरा जो इसका टाइप हो जाता है वो होता है थिग्मोनास्टिक। बस आपको इसमें चिपका देना है क्या, मिमोसा पुडिका का एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट, उसको छुआ और फिर वो पूरा जो है ऐसे शर्मा गई और बंद हो गई। ये क्या है, वो ग्रोथ नहीं है बेटा। ठीक है, बस वो मूवमेंट है उसके अंदर देखने को मिलता है ना। सो थिग्मोनास्टिक। क्लियर हो गया? चलो जी, अब आ जाते हैं कि हमने देखना था क्या प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। सो हार्मोन के थ्रू होता है प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन। सो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट का यू ग्रोथ, यू मूवमेंट जो है वो करा रहे होते हैं। सो वो प्लांट के हार्मोन जो है वो है आपका, एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, इसके अलावा हो जाएगा आपका इथिलीन, और हो जाता है आपका एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। ये है जिसमें से कि ये जो तीन है, ये जो स्टार्टिंग के तीन है बेटा, ये क्या है, रेगुलेटर्स हैं। ये क्या है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रोथ के रेगुलेटर्स हैं। सबको ही ग्रोथ के रेगुलेटर्स कहते हैं बेटा। इसको रेगुलेटर, ग्रोथ हार्मोन को ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहेंगे। ठीक है, ये जो तीन है स्टार्टिंग के, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, ये ग्रोथ कराते हैं, तो ये ग्रोथ के लिए स्टिमुलेटर है। और ये जो दो है, ये क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ये कैसे हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर है ना। वैसे इथिलीन जो है वो स्टिमुलेटर की तरह भी काम करता है ना, लेकिन ज्यादातर इथिलीन का रोल कैसा है, इनहिबिटर की तरह इसका रोल होता है। सो इथिलीन को भी हमने कहाँ रख दिया है, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह रख दिया है। ऑक्सिन जो है ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा ग्रोथ को, फोटोट्रॉपिज्म वगैरह, सेल का इलोंगेशन जो है वो इसी प्लांट में जो स्टेम का इलोंगेशन है ये इसके थ्रू होता है। ऑक्सिन जो है ये रूट का डेवलपमेंट ये कराएगा। जिब्रेलिन जो है ये जिब्रेलिन जो है ये स्टेम का इलोंगेशन आपको कराएगा। मैंने
ऑक्सिन में स्टेम इलोंगेशन कहा ना, नहीं ऑक्सिन में स्टेम इलोंगेशन नहीं, पूरा ग्रोथ जो है, स्टेम का जो ग्रोथ है, रूट का डेवलपमेंट, रूट सबसे पहले जो जर्मिनेट करेगा वो ऑक्सिन के हेल्प से करेगा, ठीक है। सो प्लांट का जो हाइट वगैरह बढ़ेगा वो आपके ऑक्सिन की वजह से बढ़ेगा। जिब्रेलिन क्या करेगा, स्टेम का इलोंगेशन कराता है, क्यों, क्योंकि ये जो इंटरनोड्स है ना उसकी लेंथ को बढ़ा दे रहा होता है। साइटोकाइनिन जो है, C4 साइटोकाइनिन, C4 सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इथिलीन जो है ये क्या करेगा, सो ये आपका इथिलीन जो है ना ये क्या करता है बच्चे, ये फ्रूट के राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रूट के राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एब्सिसिक एसिड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन की तरह इसको हम कहते हैं, इसको हम किस तरह समझते हैं, स्ट्रेस हार्मोन की तरह ये जाने जाते हैं। मतलब स्ट्रेस हार्मोन कहने का मतलब है कि मान लो कि अभी प्लांट को ऑक्सीजन नहीं, पानी की कमी मिल रही है, या जिस जगह पर है वहां पर एकदम सूखा है ना, पानी नहीं है, ड्राई है, या फिर और क्या हो गया है, सलाइन वाटर इसको मिल रहा है, बहुत सारे ऐसा कंडीशन है जिसमें प्लांट को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ये स्ट्रेस वाला सिचुएशन है। और उसमें जो है लोहा मानता है कौन, एब्सिसिक एसिड, और कहता है ठीक है तुम स्ट्रेस का सिचुएशन दोगे, मैं प्लांट को मरने नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, बस प्लांट के ग्रोथ को रोक दूंगा, कुछ टाइम के लिए प्लांट के ग्रोथ को रोक दूंगा, लेकिन प्लांट को मरने नहीं दूंगा। तो एब्सिसिक एसिड जो है ये बेकार नहीं है बच्चा, ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब स्ट्रेस का सिचुएशन होता है तो ये ग्रोथ को रोकता है, तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी, सेल का डिवीजन नहीं होगा, इलोंगेशन नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर ये क्या करेगा कि ग्रोथ को रोक दिया, ठीक है। और उसके बाद जब स्ट्रेस का सिचुएशन खत्म हो गया तो फिर प्लांट के ग्रोथ को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। सो एब्सिसिक एसिड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन की तरह कंसिडर किया जाता है। बताओ इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंपैरिजन, वैसे हमने नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम के बारे में कर लिया है। अब हमारी बारी आती है आपके एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है हम उसमें बात करेंगे हार्मोन की। हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं, एक हो जाता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा हो जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है, एंजाइम को रिलीज करेगा, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइनल ग्लैंड जो है ये क्या करेगा, जो हार्मोन रिलीज करेगा वो डायरेक्टली कहां डाल देगा, ब्लड में डाल देता है, और ब्लड के थ्रू हार्मोन जो है वो अपने टारगेट एरिया तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये हार्मोन केमिकल होते हैं, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में इसकी जरूरत पड़ती है और ये रिएक्शन में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। हार्मोन को हम बॉडी में स्टोर नहीं करते हैं, कुछ एक थायराइड हार्मोन है उसके अलावा किसी को भी स्टोर नहीं किया जाता है। सो आज हम लोग अब बात करते हैं हार्मोन्स की। ये क्या है, केमिकल मैसेंजर है ना, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू निकाला जाता है, डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिया जाएगा और ये हेल्प करेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल्स के, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन क्या क्या है ये हमने अभी बात कर ली। अब यहां पर आ जाते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं। सो सबसे पहला आ जाता है आपका मास्टर ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होगा, है ना, हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं बच्चा, क्योंकि ये जितने भी एंडोक्राइनल ग्लैंड है इन सबको रेगुलेट करता है, सबका यही बॉस है, सबको यही ऑर्डर देता है कि तुमको अभी ये काम करना है और तुमको ये नहीं करना है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि ये सबको रेगुलेट कर रहा होता है। प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ अपना भी हार्मोन रिलीज करेगा, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सो हम ये जो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो जाते हैं ना, ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड की देन है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन ग्लैंड है, दैट इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। इसके थ्रू जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम थायरोक्सिन कहते हैं। ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हमारे बॉडी का बीएमआर रेगुलेट करेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट यही रेगुलेट कर रहा होता है हमारा क्या, थायरोक्सिन, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में हमारा पूरे बॉडी का ग्रोथ जो है वो ये कराएगा, है ना। और क्या कराएगा, ब्लड का फॉर्मेशन जो है उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है, और बहुत सारे काम हैं इसके। नेक्स्ट आ जाते हैं जो थर्ड हमारे पास हार्मोन है, ग्लैंड है, दैट इज नोन एज पैनक्रियाज, और इसके थ्रू जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है इंसुलिन। दूसरा हार्मोन है उसका नाम है ग्लूकागन।
ठीक है। और ये इंसुलिन जो है ये क्या करेगा, शुगर के लेवल को कम करेगा, और ग्लूकागन इसके अपोजिट काम करेगा, क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अब भाई ये दोनों इसके थ्रू क्यों निकाले जा रहे हैं भाई, है ना, क्योंकि यहां पर होगा क्या कि जब हमने खाना खाया, ग्लूकोज जो है वो डाइजेशन होकर के ग्लूकोज बन गया, अब इंसुलिन सिक्रीट होगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आ गया है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कब तक बढ़ा रहेगा, उसको कम करने के लिए इंसुलिन आता है। इंसुलिन ने क्या करना है, सारे ऑर्गन के पास जाकर के सबके दरवाजे को खटखटाएगा और सबको कहेगा देखो ब्लड में तुम्हारा खाना आ गया है, ग्लूकोज आ गया, तुम उसको एब्जॉर्ब करो और ब्लड के थोड़ा सा ब्लड को ये दो, आराम दो यार, ठीक है। सो इंसुलिन जो है ये क्या करेगा, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। लेट्स सपोज कि कभी हमने खाना नहीं खाया है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी कम हो गया है, और अगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो हम तुरंत बेहोश हो सकते हैं, है ना। तो ये कंडीशन ना आए, ऐसा नौबत ना आए, उसके लिए पैनक्रियाज रिलीज करेगा फटाफट से ग्लूकागन, और ये क्या करेगा, सारे ऑर्गन को बोलेगा खबरदार अगर तुमने क्या किया है, अभी ब्लड से ग्लूकोज को यूज किया है, चुराया है, तो फिलहाल हमें ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बना करके रखना है, तो तुम इस्तेमाल नहीं करना। तो ग्लूकागन ऐसे काम कर देता है, ठीक है। तो ये दूसरे दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड, ये आपके पेयर में देखने को मिलेगा, कहाँ मिलता है, किडनी के ऊपर देखने को मिलेगा। हार्मोन सिक्रेशंस बहुत सारे होते हैं, एक इंपॉर्टेंट है एड्रेनलिन, और ये भी हमारे लिए स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस के सिचुएशन में, फियर के टाइम पे, फ्लाइट के टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है ताकि हम सही से काम कर सके, ठीक है। अच्छा, पैनक्रियाज जो है ये आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड है बेटा, ये ध्यान रखोगे। हेटेरोक्राइन मतलब इसके थ्रू एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहेंगे, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। टेस्टिस एंड ओवरी ये जो है ये भी आपके हेटेरोक्राइन ग्लैंड के अंदर आएंगे, क्योंकि इन दोनों का प्राइमरी जो रोल होता है वो ये गोनाड है, तो क्या करेगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन करना इनका रोल होता है। इसके अलावा ये जो है हार्मोन भी रिलीज करेंगे, टेस्टिस रिलीज करेगा T4 टेस्टिस, T4 टेस्टोस्टेरोन, ओवरी रिलीज करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टिस जो है ये क्या करता है, मेल का जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है, प्लस मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन। सेम एस्ट्रोजन जो है ये क्या करेगा, आपके फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है। क्लियर हो गया, चलो जी। सो अब हम आ जाते हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाट इज द मीन बाय कोऑर्डिनेशन, है ना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना, एक दूसरे को बैलेंस करके काम करना, दिस इज द कोऑर्डिनेशन। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, अभी हमने कहा था क्या है, जिब्रेलिन है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉल्यूंटरी एक्शन, वॉल्यूंटरी एक्शन जो है बच्चा ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरेब्रम कर रहा है। नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, अभी हमने कहा इंसुलिन, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन है हमारा। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, दैट इज द थायरोक्सिन। विच हार्मोन प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, बॉडी है मतलब इंसान की बात कर रहा है, तो यहां पर होगा क्या, आपका एड्रेनलिन, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन आपके प्लांट में भी है ना, एब्सिसिक एसिड, ध्यान रखोगे, प्लांट पूछ रहा है, एनिमल पूछ रहा है। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, अभी बताया था हमने, जिसमें कि हम ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते, बाद में इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाएगा और वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता है। व्हाट इज अ प्लांट हार्मोन, नेम एनी टू प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, एथिलीन है, ये सारे हैं। राइट टू फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, बहुत अच्छे एग्जांपल देकर के मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएट, वॉलेंट्री मतलब चलो इसको भी बता ही देती हूँ, वॉलेंट्री मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। वॉलेंट्री मतलब राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें, स्पीकिंग, है ना, ये सारा। इनवॉलेंट्री मतलब डाइजेशन, डेफिकेशन, रेस्पिरेशन, ये इनवॉलेंट्री, हार्ट को बीट करना, ये सारे इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ग्रोथ, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेटाबॉलिज्म, थायराइड ग्लैंड। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म इन हार्मोन, जब हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारी बॉडी में ज्यादा होने लगता है तो यही हार्मोन जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के सिग्नल देते हैं कि भैया मेरा सिक्रीशन कम करा दो, मैं बहुत सारा बढ़ गया हूं यहाँ पर, ठीक है। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उनके सिक्रीशन को कम करा देते हैं, तो यहाँ पर ये फीडबैक ही दे रहे हैं कि मैं बढ़ गया हूं, मैं घट गया हूं, ठीक है। सो फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसे एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन, अभी बात करा। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, वॉलंटरी एक्शन को काम करेगा, और
बहुत सारी चीजें है ना, इंटेलेक्चुअल जो है ये यही काम कर रहा होता है। इसके बाद प्रेशर, पेन, रीडिंग, ये सारा जो है ये सब सेरेब्रम ही काम कर रहा होता है। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल, अभी हमने बात करा, पीछे जाकर के देख लेना, पूरा डिफरेंस लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पूरे बॉडी के ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है। हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, अभी तो हमने कहा स्टिमुलाई के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा भाई, तो 2 तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। एक जो मूवमेंट है ना, हाँ, स्टिमुलाई के थ्रू जो रिस्पॉन्ड करना होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो इसके अंदर, उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सो स्टिमुलाई, अगर सनलाइट है तो फोटोट्रोपिज्म, अगर ग्रेविटी है तो जियोट्रोपिज्म, अगर पानी है तो हाइड्रोट्रोपिज्म, और अगर टच है तो थिग्मोट्रोपिज्म। एक्सप्लेन फोटोट्रोपिज्म अभी बताया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन। डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन, आपको पूरा ब्रेन जो है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन आता है, ब्रेन की 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर 3 पार्ट हो जाते हैं, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट हो जाता है, उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए जरूरी है, एंड डायनोकेफेलॉन जो कि जिसके अंदर हाइपोथैलेमस आएगा, जो कि थर्स्ट के लिए, हंगर के लिए जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाता है क्या, मिड ब्रेन, जिसमें कि विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के अंदर आपका सेरेबेलम आ जाएगा, जो कि बॉडी की पोस्चर के लिए जरूरी है। इसके अलावा क्या आ जाएगा, पॉन्स वेरोली, जो कि ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा आ जाएगा मेडुला, जो कि वॉमिटिंग, यॉनिंग, डेफिकेशन, डाइजेशन, इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कितनी बार पढ़ेंगे। व्हाट आर प्लांट हार्मोन, अभी देखा, ये रहा, चारों है। ठीक है, इनको एक एक करके इनके फंक्शन को एक्सप्लेन कर देना है। डिस्क्राइब द एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस, एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में पूरा सिस्टम है, कितने सारे हार्मोन हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, सबका नाम और उसका फंक्शन आपको लिख देना है। एक्सप्लेन हाउ नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन वर्क्स टुगेदर इन ह्यूमन। ठीक है, सो बिल्कुल दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है ये फास्ट होता है, रैपिड होता है, तुरंत काम करेगा, थोड़ी देर के लिए होता है। एंड हार्मोनल जो है ये आपका लॉन्ग लास्टिंग जो है इस तरह से काम कर रहा होता है, और दोनों साथ मिलकर के, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो हर एक सेल तक नहीं जा सकते, जबकि हार्मोन जो है वो आपके हर एक सेल तक जा सक रहा होता है। तो जहां नर्वस सिस्टम नहीं जा पा रहा है वहां क्या आपका हार्मोन जो है जा रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और चीज आप याद रख लेना, एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें कि एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन की तरह भी काम कर रहा होता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम कर रहा होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं कुछ असर्शन रीजन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, बिल्कुल, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, वैसे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, हाँ, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, सो पैनक्रियास से सिक्रेट होने से ब्लड शुगर लेवल को क्योंकि नहीं बच्चा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ये है ना, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन आर क्विक रिस्पॉन्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, गलत है, ब्रेन के थ्रू, आपके लेवल में ब्रेन के थ्रू, वैसे जनरली हम रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, सो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है। सो विद दिस हमने ये चैप्टर भी जो है कंप्लीट कर लिया है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा, बहुत कम समय में हमने क्या कर लिया, पूरा ये चैप्टर भी देख लिया, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।